अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका भी स्वयं बछेंद्री पाल ही है। तो ये पूरा जो पाठ है वो आधारित है बछेंद्री पाल पर, और वो ही इसकी लेखिका भी है। बछेंद्री पाल का परिचय बच्चों मुझे देने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल थी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस पाठ की। बछेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में क्या है, एवरेस्ट की चोटी पर उनके पहुंचने का पूरा विवरण दिया गया है, बहुत ही रोचक तरीके से दिया है। एवरेस्ट अभियान 7 मार्च को जो पूरा दल है वो दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल पड़ा। एक मजबूत अग्रिम दल मतलब जो पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाने वाला ग्रुप। तो एक जो पहले पहुंच जाने वाला ग्रुप था वो पहले ही वहां पहुंच चुका था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो ये बेस कैंप क्या होता है बच्चों, जहां से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। तो बेस कैंप बनाए जाते हैं। और हिमपात मतलब दुर्गम माने कठिन, हिमपात माने बर्फ। तो कह रहा है वो पहले बेस कैंप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो अब आने वाला दल है उसके लिए वो बर्फ को हटाकर थोड़ा रास्ता बना सके। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। तो नमचे बाजार वहीं पे एवरेस्ट के पास जो है, वहां से कह रहे हैं वहां से मैंने देखा एवरेस्ट को, और इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं कि ये सागर का माथा, माथा मतलब ये मस्तक। तो ये इनका लोकल नाम है, स्थानीय नाम उन्होंने दिया हुआ है। अधिकतर शेरपा यहीं पर रहते हैं। तो जो ये हैं शेरपा, बहुत सारे शेरपा जो हैं वो इधर ही रहते हैं। और लेखिका ने एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ का फूल देखा। बर्फ का फूल मतलब बहुत बड़ा लगा, जैसे बर्फ की चट्टान जैसी हो। बाद में पता चला पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से भी अधिक गति की हवाएं चलती हैं, तो सूखी बर्फ के उड़ने से ये फूल जैसा बन जाता है। तो सोचिए आप कितना ऊंचाई है, कितनी वहां पर खतरा है कि बर्फ का पूरा कह रहा है फ्लावर की शेप में इतनी बड़ी चट्टान सी बन गई थी। कह रहा है तो वहां पे ये बात बड़ी सामान्य सी है, बड़ी कॉमन बात है ये। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वाले लोगों को इन चुनौतियों का यानी इन संकटों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा कि फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। कह रहे लेखिका कह रही मुझे डर तो लगा उसको देखकर कि ये तो बड़ा कठिन लग रहा है इस पे चढ़ना, लेकिन उसने कहा नहीं, पर मुझे क्या था कि मैं इसका सामना करना चाहती हूँ। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा। वहां बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार इनको मिला। तो ये कह रहा है मुझे बहुत बुरा लगा कि जो वहां पर जो शेरपा कुली होते हैं, मतलब जो वहां पर जो लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय कर्मचारी जैसे आप समझ लीजिए, वो कुली का काम जो वहां करते हैं उन्हें कहते हैं। तो जब उसको पता चला इनकी उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई तो लेखिका को बहुत दुख हुआ। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरतीब गिरते हैं। ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं और वे दरारें पड़ने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। जब बर्फ पड़ती है तो क्या होता है, ये कह रहे बर्फ के टुकड़े ऐसे रैंडमली गिरते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें। ग्लेशियर तो बच्चों आप जानते ही हो ना, क्या होता है कि ये इस तरीके का जहां पर बहुत सारे मतलब जैसे कि पानी है, उसके बीच में जो एक द्वीप जैसा, टापू जैसा, कैसा बर्फ की, वो इतनी सॉलिड बर्फ होती है। लेकिन उसमें डर क्या होता है कि कभी भी वो क्रैक हो जाए बर्फ जो है, और वो मतलब बर्फ इतनी मजबूत होती है कि उसमें पूरा टेंट वेंट लगा के रहते हैं। तो लेकिन वो बर्फ कभी भी कहां से कच्ची है कहां से पक्की है, उसमें बहुत रिस्क रहता ही रहता है। तो उसमें अभी ये आप सुनेंगे कि रात को क्या हुआ, तो ऐसे होते हैं ये ग्लेशियर। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरे दिन वे अपना सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता से इन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना, यानी जो भी उनके ऊपर चढ़ने की, एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग है वो इन्होंने पूरी उससे लेते रहे। जो भी इनकी है मीनू मेहता जी, जो इनके लिए क्या है, जो इनकी गाइड है। अब
तीसरे दिन रीता गोम्बू के साथ लेखिका ने हिमपात से कैंप तक सामान लेकर चढ़ाई की। बेस कैंप को सूचना देने के लिए इनके पास वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आप जानते हो, है ना, जैसे कोडलेस जैसा जो होता है वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जिससे इन्होंने कर्नल खुल्लर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए और उन्होंने वहां 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। 7,900 किलोमीटर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर इन्होंने अपना कैंप लगाया। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के पास इनके पास आए थे। तेनजिंग भी आप जानते हैं एवरेस्ट की जिन्होंने चढ़ाई की थी, तथा उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य के साथ बात की। लेखिका ने जब खुद को ये बताया कि मैं तो पर्वत चढ़ने में बड़ी नौसिखिया सी हूँ। नौसिखिया मतलब जो बहुत नया नया सीखने वाला हो, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे कहते हैं कि मैं तो बहुत ही इस मामले में मैं बड़ी अवयस्क हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आता। तो उन्होंने कहा, लेखिका के कंधे पे हाथ रख के कहा, बिल्कुल नहीं, तुम तो बिल्कुल पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी तुम ये काम कर सकती हो, तुम तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ जाओगी। तो तेनजिंग के मुंह से ये बात सुनकर लेखिका का उत्साह बढ़ गया। 15-16 मई 1984 को वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू के कैंप में थी। इसके साथ लोब्सांग, तशारिंग और दूसरे लोग दूसरे तंबुओं में थे। अब ये जरा घटना ध्यान से सुनिए। लेखिका गहरी नींद में सोई थी। अचानक रात में लगभग 12 बजे के आसपास उसके सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज टकराई। अब क्या हुआ, एकदम से उसकी नींद खुल गई। तभी जोर से धमाका हुआ, ऐसा लगा कोई ठंडी और भारी चीज सबको कुचलती हुई चली जा रही है। उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगी। ये एक लंबा बर्फ का टुकड़ा था, बर्फ का पिंड था जो उनके टेंट पे गिर गया था। इनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर इनके ऊपर आके गिर गया था। तो आप देखिए कैसी कैसी कठिनाइयां रास्ते में आ रही हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी। आश्चर्य इस बात का था कि इस दुर्घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। बच्चों, स्विस की छुरी बहुत ही तेज होती है, बहुत तेज होती है। मेरे घर भी है एक, यानी अब उसको जब भी हम निकालते हैं, मतलब जानती हूं मैं कि ये बहुत तेज है, लेकिन बावजूद उसके निकालते हुए भी लॉकर से इतनी देर में हाथ कट जाता है। तो बहुत ही तेज होती है। उस छुरी का इस्तेमाल वहां की बर्फ काटने के लिए किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। उन्होंने ही लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकालना, वरना तो वो जम जाती। पहले ही उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। सुबह तक सुरक्षा दल वहां पहुंच गया और ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य बड़ा साहसिक था। 9 पुरुष सदस्यों को चोटें और हड्डियां टूटने की शिकायत हो गई। उन्हें सबको बेस कैंप भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा, क्या आप भी वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री ने कहा, ना, बिल्कुल नहीं। साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। अपने भोजन, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर सब एकत्रित कर दिए। जय और मीनू पीछे रह गए थे। लेखिका इनके लिए एक थर्मस में जूस और गर्म चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए दोबारा से नीचे आ गई। पहले उसकी मुलाकात मीनू से, फिर जय से हुई और अंत में थोड़ा उतरने के बाद उसे की मिला। ये सारे उसके मित्र हैं जो उसके साथ चलने वाले हैं। तो सबने उसको वहां देख के बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। क्यों किया? तो उनको ये लगा कि कोई भी ऐसा नहीं करता। कि उस वक्त क्या होता है, सबको अपनी जान की इतनी पड़ी होती है कि अगर आप थोड़ा ऊपर पहुंच गए तो दोबारा नीचे अपने दोस्तों के लिए आके उनको चाय और जूस दें। इतना वहां पर इतनी मतलब मित्रता नहीं निभा सकते, लेकिन बचेंद्री इतनी अच्छी है, इसलिए इन लोगों को बड़ी खुशी हुई। लेखिका के इस बार इस प्रकार आने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और जूस पीकर उसके साथ वो चल पड़ा। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा से भी उससे मिलने नीचे आ गए। बाद में सभी साउथ कोल कैंप में आ गए। अब आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर लेखिका ने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और बिस्किट चॉकलेट का नाश्ता कर लगभग 5:30 बजे तंबू से बाहर निकल आई। आप देख रहे हैं नाश्ते में क्या लिया उसने? केवल थोड़े से बिस्किट, 2 बिस्किट कुछ ऐसा है और चॉकलेट। क्यों? क्योंकि उसको पर्वतारोहण करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बहुत सारा खाना खा के फिर आप पर्वतारोहण, नहीं, आपको शरीर को भी हल्का रखना है। और कितना बड़ा त्याग है वहां पे, मतलब पूरी तपस्या है इतनी ऊंचाई पे चढ़ना। अंगदोरजी तुरंत चढ़ाई कर देना चाहता था। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और लौटना बहुत कठिन और मेहनत का कार्य था। अन्य कोई इनके साथ चलने के लिए तैयार भी नहीं था। यानी अंगदोरजी और ये जो हमारी लेखिका है ये चलती है। सुबह 6:20 पर ये और अंगदोरजी साउथ कोल से चल पड़े।
2 घंटे से भी कम में ये शिखर कैंप पर पहुंच गए, यानी टॉप पे भी जो शिखर कैंप है वहां भी कैंप था, वहां पहुंच गए। उसे लगा वे दोपहर को 1 बजे तक चोटी पर पहुंच जाएंगे। लाटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर इन्होंने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। वे नायलॉन की रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। यह 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर का 1:07 का समय था। लेखिका इस समय एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो ये कितना उसके लिए ये कितना गर्व की बात थी, एक बहुत ही गर्व का क्षण था। वह भारत की प्रथम महिला थी जो इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। वहां एक साथ 2 व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते थे। चारों ओर हजारों मीटर की लंबी ढलान वाली खाई थी। इन्होंने बर्फ खोदकर खुद को खड़े रहने योग्य बनाया। मतलब वो इतनी पैनी थी, कह रहे 2 लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा उसको समतल करके इस लायक बनाया। इसके बाद लेखिका ने घुटनों के बल बैठी और बर्फ से अपने माथे को लगाकर सागर माथा के ताज का चुंबन किया। फिर उसने थैले में से दुर्गा माँ का और हनुमान चालीसा निकाली, वहां पे बैठ के पूजा की और लाल कपड़े में लपेटकर इन सबको पूजा करके बर्फ में दबा दिया। तभी उसे अपने माता पिता की याद आ गई। उसने अंगदौर जी को नमस्कार किया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बधाई दी। किसको? अंगदौर जी को, कि वो बिना ऑक्सीजन के ही ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए ही और एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने भी लेखिका को गले लगाकर कहा, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। लाटू ने एवरेस्ट पर चारों को पहुंचने की सूचना दल के नेता को दे दी। दल के नेता है हमारे कर्नल खुल्लर इतने प्रसन्न हुए जब उन्हें ये पता लगा। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लेखिका को कहा, तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए, यानी ये तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए तुम्हारे माता पिता को तो तुम पे गर्व होगा ही, साथ ही मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब जब तुम वापस लौटोगी तो तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हें पहले से बिल्कुल भिन्न लगेगा। भिन्न क्यों लगेगा? भिन्न इसलिए लगेगा क्योंकि ये चढ़ाई किसी साधारण उसकी बात नहीं थी। इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड हमारी बछेंद्री पाल ने बना लिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब सब लोग तुम्हें इस बात से जानेंगे कि ये वो बछेंद्री पाल है जिसने की इतनी ऊंचाई पे चढ़ाई की। अग्रिम दल, मैं थोड़ा सा इसके शब्दार्थ बताना चाहूंगी। अग्रिम दल मैंने बताया आपको, पहले पहुंचने वाला दल। हिमपात, बर्फ का गिरना। हिमस्खलन, ये भी बर्फ का गिरना। और अभियंत्रिकी, ये है तकनीकी। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। स्ट्रेचर, आप जानते हो जिस पे रोगी को लेटाकर ले जाया जाता है। रज्जु नेता, रस्सी के सहारे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। शंकु, नुकीला और सर्वोच्च भाग। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे थे ये आज का पाठ, तीसरा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।